ईरान तो एक बहाना है, निशाना पाकिस्तान है, याद रखिएगा। इसराइल चाहता है कि ईरान और पाकिस्तान समेत जहां-जहां से उसको खतरा है, वो उनको खत्म कर दे। इसी वजह से ये बहरी बेड़े यहाँ आए हैं। असल निशाना पाकिस्तान है। जिस तरीके से अवाम सड़कों पर निकली है तेहरान और पूरे ईरान के अंदर, उससे तो वाज़ेह नज़र आ रहा है कि उनको अमरीकी एजेंडा जो है वो काबिल कबूल नहीं है। ईरान ने कहा है कि हम किसी सूरत भी अपने मिसाइल प्रोग्राम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का जो है वो एक कामयाब तजुर्बा किया है। पहाड़ों के अंदर खुफिया टनल्स बनाई हैं जिन तक अमरीका या किसी भी बंकर बस्टर बॉम्ब की रसाई नहीं है, और अमरीका को ये मालूम है कि अगर वो हमला करेगा तो इजराइल को तो वो निशाना बनाएंगे ही बनाएंगे, बल्कि साथ साथ जो 21 अमेरिकन बेसिस खित्ते में मौजूद हैं, इनके ऊपर निशाना बनाएंगे। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को जो है वो बकायदा वहाँ उनका अपना चाइनीज नाम दे दिया हुआ है। उसने तमाम हिस्ट्री जो है वो उठा के वो चेंज कर दी है। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम है, उल्फा, वो बहुत एक्टिव हो चुका है। उन्होंने जो भारतीय बेसिस के ऊपर जो है वो हमले किए हैं। जब आप बलूचिस्तान में करते हैं तो फिर अल्लाह ताला इंतकाम लेता है किसी और के ज़रिए, फिर चूंटी के ज़रिए जो है वो हाथी को मरवाता है। अबाबील के ज़रिए बिपिन रावत जो उनका कमांडर डिफेंस सर्विसेज था, CDS, वो मारा गया था। वो कैसे हेलीकॉप्टर गिरा था? क्या कहीं नक्सलाइट्स ने तो नहीं मार दिया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। ईरान और अमरीका के माबैन मुज़ाकरात होते हैं तो कभी अमरीका बहरी बेड़ा ईरान के करीब पहुंचा देता है। अमरीका आखिर चाहता क्या है? मुज़ाकरात चाहता है, जंग चाहता है? दूसरी जानिब भारत के अंदर मणिपुर में सिचुएशन एस्केलेट होती हुई दिखाई दे रही है और भारत के टुकड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भारत से एक टुकड़ा अलहदा हो चुका है। ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन तहरीक जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अच्छा सर, ये क्या माजरा है? कभी बात की जाती है मुज़ाकरात की, टेबल टॉक्स की जाती हैं, और पीछे बहरी बेड़ा जो है वो ईरान के इतना करीब पहुंचा दिया जाता है, धमकियां दी जाती हैं। अमरीका आखिर चाहता क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है अमेरिका का कि वो क्या चाहता है, पहली बात यह है कि वो शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी दिखाना चाहता है इजराइल को, और ये बावर कराना चाहता है कि जी मैं बहुत दौड़ धूप कर रहा हूँ। लेकिन क्या वो अमली तौर पे भी कुछ करना चाहता है? तो अगर करना होता तो फिर वो बड़ी उर्दू की मिसाल है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। लेकिन इसके अंदर मल्टीपल इश्यूज भी हैं जिनको हम सिर्फ आउटराइटली उनको जो है रिजेक्ट नहीं कर सकते। उसके अंदर जो दूसरी पहलू है वो ये है कि वो दबाव बढ़ा के अपने मामलात करना चाहता है, जिसका आपको पता है सदर शी जिनपिंग ने सितंबर 2025 को ज़िक्र किया था कि धौंस-धांधली की जो सियासत है और जो दुनिया के अंदर जिस अंदाज़ में एक बैड गवर्नेंस का मॉडल है, और जो नया वर्ल्ड ऑर्डर था, वो ख़त्म हो गया है, और ये इस किस्म की जो धौंस-धांधली है ये अब हम मानेंगे नहीं। और चाइना ने अपने आप को और रूस को जो है सुपर पावर डिक्लेयर किया था। ऐसी सूरत के अंदर जो है वो आप देखें कि अमेरिका फिर से एक दफ़ा धौंस के ज़रिए जो है अपना मामला करवाना चाहता है। ईरान ने उसके बदले में खड़ा हो गया है और पूरी कौम खड़ी हो गई। अभी जो हालिया जो रिपोर्ट्स आई हैं जिसके अंदर जो स्कॉट बेसेंट हैं, जो कि अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना हैं, उन्होंने ये कहा कि ईरान के अंदर जो अभी 2025 दिसंबर के अंदर से लेके जो एक शोरिश शुरू हुई थी और अवाम के अंदर एक लहर उठी थी बगावत की 2026 के जनवरी तक, उसके अंदर अमेरिका खुद इन्वॉल्व था। ये उन्होंने खुद तस्लीम किया है और कहा कि अवाम को हमने जो है वो इतना डॉलर को जानबूझ के हमने वहाँ ख़राब किया, जिससे जो है अवाम सड़कों के ऊपर आए, और ज़ाहिर है आपको पता है रिजीम चेंज की ख्वाहिश तो ये करते आए हैं। लेकिन वहाँ सूरत हाल फ़र्क हो गई जब 11 तारीख को ईरान के कौमी दिन के ऊपर जिस तरीके से अवाम सड़कों पर निकली है, तेहरान और पूरे ईरान के अंदर, उससे तो वाज़ेह नज़र आ रहा है कि उनको अमरीकी एजेंडा जो है वो काबिल कबूल नहीं है। यहूदी जो मुसल्लत होने का जो तरीका है वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया।
ईरान ने कहा है कि हम किसी सूरत भी अपने मिसाइल प्रोग्राम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। न्यूक्लियर के ऊपर उन्होंने कहा है कि यूरेनियम की एक ख़ास हद तक अफ़सूदगी जो कि हमारे पुरअमन मकासद के लिए है, वो हम ज़रूर करेंगे। बाकी हम बम-शम जो है वो तो पहले भी उन्होंने यही कहा था और आईएईए की रिपोर्ट भी यही है कि ईरान जो है बम नहीं बना रहा। हाउएवर इसके अंदर जो खतरा है वो तो इसराइल को है और इसराइल चाहता है कि ईरान और पाकिस्तान समेत जहाँ-जहाँ से उसको खतरा है, वो उनको जो है वो वहाँ उस खतरात को जो है ख़त्म कर दे। इसी वजह से ये बहरी बेड़े यहाँ आए हैं। असल निशाना पाकिस्तान है। ईरान तो एक बहाना है, निशाना पाकिस्तान है, याद रखिएगा। अच्छा सर, ईरान की तैयारियां भी हमें बड़ी दिखाई दे रही हैं, फिर आपने हरमस को बंद करने की भी बात की जा रही है, तो ईरान क्या रिस्पॉन्स देगा? ईरान क्या तैयार है? देखिए, तैयारी वो मरता क्या ना करता वाली बात है कि जब मजबूरी है, अगर आप अमेरिका और ईरान का मुकाबला और मवाज़ना करें, तो कोई मवाज़ना है नहीं। देखिए ना, ईरान की एक तो एयर फ़ोर्स तो ना होने के बराबर है, ऑल्दो कि उनके पास तकरीबन 300 लड़ाका तैयारे मौजूद हैं, लेकिन वो F4E फैंटम हैं, 3rd जनरेशन और उससे भी पहले के जहाज़ हैं। उन्होंने क्या करना है? वो तो मतलब आप समझें कि वो तो पीस ऑफ केक हैं कि उनको तो बस ऐसे ही है कि जो मर्ज़ी मार देगा, तो इसलिए जहाज़ तो उन्होंने पिछली जंग में भी नहीं उड़ाए थे, इसी वजह से क्योंकि उनको पता था कि उनके साथ क्या होगा। अब जो उनका ग्राउंड डिफेंस सिस्टम है, उसको उन्होंने मजबूत किया है, उन्होंने मिसाइल प्रोग्राम को मजबूत मजबूत किया है, उन्होंने प्रिसिजन गाइडिंग जो सिस्टम्स हैं, उनको वो लेके आए हैं और साथ ही साथ जो है वो एंटी जो शिप है और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं, वो लेके आए हैं। इसी तरीके से जो DF-21, DF-26 जैसे मिसाइल, फिर उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का जो है वो एक कामयाब तजुर्बा किया है। उनके पास जो फिर इसके अलावा जो उन्होंने नेवल एक्सरसाइजेज शुरू की हैं आबनाए हुर्मुज़ के अंदर, वो भी मेरे ख़्याल में अहम है और ख़ास तौर पे जो पहाड़ी सिलसिला उनका चलता है तुर्की से लेके बंदर अब्बास तक, वो एक तवील सिलसिला है तकरीबन 1500 किलोमीटर का। उसके अंदर उन्होंने जो पहाड़ों के अंदर खुफिया टनल्स बनाई हैं, जिन तक अमेरिका या किसी भी बंकर बस्टर बॉम्ब की रसाई नहीं है, वो मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ा ख़तरा है और अमेरिका को ये मालूम है कि अगर वो हमला करेगा तो इज़राइल को तो वो निशाना बनाएँगे ही बनाएँगे, बल्कि साथ-साथ जो 21 अमेरिकन बेसेस खित्ते में मौजूद हैं, मुख्तलिफ अरब ममालिक में जिनके अंदर मुस्तकिल बेसेस भी मौजूद हैं, जैसे कि कुवैत के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, कतर के अंदर और दीगर जगहों के अंदर। तो साथ ही साथ जो है उनको ये भी मालूम है कि कुछ हमारे जो है वो टेम्परेरी बेसेस हैं, इनके ऊपर निशाना बनाएँगे। फिर जो सबसे बड़ा मसला है वो इस खित्ते के ममालिक हैं, जो ये कह रहे हैं कि जी कि न्यूक्लियर ताबकारी अगर फैली तो हमारे पास तो पीने का पानी भी नहीं रहेगा। तीसरी चीज़ जो है न्यूक्लियर ताबकारी की जब वो बात करते हैं तो उनको पता है कि कहीं न कहीं न्यूक्लियर मौजूद है और यही बात जो है वो ईरान की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा पर्दा भी मौजूद है। दूसरी जानिब खित्ते के ममालिक ये भी कहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ अगर बंद होती है, तो फिर आपको पता है पहले ही वहाँ चैलेंजेस मौजूद हैं, बाब अल मंदब स्ट्रेट्स जो है वो भी मौजूद है वहाँ और वहाँ को जो हूतीज़ हैं, उनके हवाले से जो मुश्किलात हैं। फिर कामाकाज़ी ड्रोन्स हैं और फिर आर्टिलरी शेल्स हैं, जो कि रूस को उन्होंने बहुत सप्लाई किए थे और रूस ने वो कामाकाज़ी ड्रोन्स जो हैं, वो यूक्रेन के खिलाफ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए और वो बड़ी कामयाब हिकमत अमली थी। सस्ते ड्रोन थे, वो रेडार के ऊपर नहीं आते और आपने देख लिया कि जितने भी डिफेंस सिस्टम्स थे इज़राइल के, वो हमास ने ब्रेक करके रख दिए थे क्योंकि उन्होंने भी वो कामाकाज़ी ड्रोन जो हैं, जो कि बिल्कुल लकड़ी के बने हुए हैं, वो उसके ऊपर रेडार पे नहीं आते। तो ये वो चंद चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल में ईरान को बहुत एक एडवांटेज देती है, लेकिन स्टिल आई वुड से कि उनका और अमेरिका का कंपैरिज़न नहीं है। लेकिन अमेरिका जो है, जब कोई मुल्क खड़ा हो जाए ना और वो खित्ते को आग में झुलसाने का इरादा मुसम्मम कर ले, फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़्यादा मुझे ये चांस नज़र आता है। हाउएवर एक चांस ये है कि अमेरिका अपनी सुपर पावर के स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कोई लिमिटेड स्ट्राइक ऑप्शन जो है वो करे, जिसके अंदर वो महदूद हद तक जो है वो जाए और एक हद से ज़्यादा ना तजावज़ करे। वरना ईरान जो है वो अगर फुल तौर पे रिटेलिएट करता है, तो ज़ाहिर है फिर अमेरिका को तो शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस तोते में जादूगर की जान है, वो तोता ज़रूर जो है मेरे ख़्याल में एग्जैक्टली उसका इसराइल मामला को जो भी है ना निशाना बनाया जा क्रियाक्रम सकता है जो और है साथ वो हो साथ जाएगा। अमरीकी बेसिस को भी
نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ سر بھارت کی بھی سچویشن پر میں ایک دو سوال کرنا چاہوں گا۔ منی پور کے اندر بڑی اسکلیٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ منی پور بھی وہ آپ نے پریڈکشن کی تھی کہ اگر مودی کی حکومت رہی تو بھارت جو ہے وہ بچنے والا نہیں ہے، اور وہ تو ہمیں ابھی 2026 شروع ہوتے ہی دکھائی دے رہا ہے۔ منی پور کے اندر فریڈم فائٹرز بڑے ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ جی دیکھیں، منی پور کا جو معاملات ہیں یہ آج کے نہیں ہیں، خاص طور پہ جب انہوں نے کمبوڈیا میں اسٹرائکس کی ہیں اور وہاں سے پھر انہوں نے جب وہاں جو یونائٹڈ لبریشن فرنٹ آف آسام ہے الفا، وہ بہت ایکٹیو ہو چکا ہے۔ انہوں نے جو بھارتی بیسز کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے ہیں۔ دیکھیں نا، مکافات عمل ہوتا ہے، جب آپ بلوچستان میں کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انتقام لیتا ہے کسی اور کے ذریعے، پھر چونٹی کے ذریعے جو ہے وہ ہاتھی کو مرواتا ہے، ابابیل کے ذریعے بھرکس بے شک۔ نکلواتا ہے ابراہ کے ہاتھیوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے سارے سسٹم کو، ایسی بات نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو ہے وہ محمد یونس صاحب کی الوداعی تقریب کی تقریر ہے، جو تقریباً 25 منٹ کی تھی، جس کے اندر میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا 7 اسٹیٹس کو ایک کنٹری کے طور پہ بولا، اور پھر بعد میں انہوں نے 7 سسٹرز جو ہے وہ کہہ دیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جو عالمی نوبل انعام یافتہ ہو، جو کہ انتہائی مدبر اور بڑا پڑھا لکھا ہو، کیا یہ سلپ آف ٹنگ تھا یا یہ ایک انڈیکیٹر تھا؟ اور یہی بات آپ کو یاد ہے جب وہ چائنا کے دورے پہ گئے تو انہوں نے تب بھی یہ بات جو ہے وہ وہاں کہی تھی۔ اور اس سے پہلے جو جین زی کے نمائندگان ہیں بھارت جو بنگلہ دیش کے اندر، وہ بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ تو ہماری ریاستیں ہیں ساتھ کی ساتھ جو ہیں۔ اب یہ 22 میل کی ایک پٹی ہے جس نے ان تمام ریاستوں کو جو ہے بھارت کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ 22 میل جو ہوتے ہیں وہ زیادہ میرے خیال میں چائنا جو ہے وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ چائنا نے اروناچل پردیش کو جو ہے وہ باقاعدہ وہاں ان کا اپنا چائنیز نام دے دیا ہوا ہے۔ اس نے تمام ہسٹری جو ہے وہ اٹھا کے وہ چینج کر دی ہے، اور وہ بھارت کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ بالکل ایک فرق موقف اختیار کیا ہوا ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو دریا کا بھی معاملہ ہے، برہم پترا کا، وہ بھی جو ایک بہت بڑا ایشو چائنا کے نے جو بنا کے رکھا ہے بھارت کے لیے، اور بھارت جو ہے وہ تل ملا کے رہ گیا ہے اور اس پہ کچھ کر نہیں سکتا۔ تو بھارت جو ہے وہ لڑنا چاہتا ہے تو لڑے، اپنے ایسٹرن فرنٹ پہ بھی لڑے، اپنے ویسٹرن فرنٹ پہ بھی بڑھے، اپنے جو ہے ندرن فرنٹ پہ بھی لڑے، چائنا کے ساتھ جو ہے وہ اکسائی چین کے اوپر بھی لڑے، وہ لداخ کے اندر بھی جا کے لڑے۔ تو یہ تو اب میں نے آپ سے کہا کہ صرف یہاں نہیں ہے، یہ تو 7 ریاستیں ہیں۔ دوسری جانب جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پوری دنیا میں ریفرینڈم جو سکھوں نے کروائے ہیں، تو یہ جو سکھ فار جسٹس تنظیم ہے جس کو قتل کرانے کی انہوں نے بڑی ناکام کوشش کی امریکہ کے اندر، اور وہ پھر پکڑے گئے اور وہاں کی عدالت نے امت شاہ کو بھی نامزد کر دیا، جو کہ اس ٹائم پہ ان کے وزیر داخلہ ہیں۔ تو اس میں جو آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ گرپتونت سنگھ پنو کے جو پلاٹ تھا قتل کا، اس کے اندر اس میں یہ چیز سامنے آئی تھی۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر آپ دیکھیں کہ کشمیر ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، کیونکہ 10 لاکھ فوج کے باوجود کشمیر جو ہے وہ وہاں سیٹل نہیں ہو رہا۔ دیکھیں نا، 2019 کے اندر انہوں نے آرٹیکل 370 اور 35A کا خاتمہ کیا تھا، اس کے بعد تو پھر ان کو فوج نکال لینی چاہیے تھی، کیونکہ وہ تو یونین ٹیریٹری کا حصہ بنا دیا انہوں نے۔ تو پھر فوج کیوں نہیں نکال رہے؟ کون سا ڈر ہے جو ان کو کھایا جا رہا ہے؟ یہی وہ ڈر ہے جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا۔ تو ابھی جو بھارت کو تو ابھی اندازہ ہوگا آہستہ آہستہ، ہم جو ہے وہ دعا بھی کرتے ہیں اور باقی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ۔ سر آخر میں آپ سے کمنٹ لینا چاہوں گا، آپ نے بتایا کہ منی پور کے اندر یہ سچویشن ہے، کشمیر کے اندر یہ سچویشن ہے، اروناچل پردیش کے اندر، مودی کیوں خاموش ہے اتنا؟ اس کی زبان پر یہ سچویشن آ کیوں نہیں رہی؟ مودی کیا بولے کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے؟ مودی یہ بولے کہ وہاں پچھلے چند برسوں کے اندر 2700 سے زیادہ بھارتی فوجی جو ہیں وہ مردار ہو چکے ہیں، اور وہاں کے لوگ جو ہیں الیکشن میں اس کو ووٹ نہیں دیتے۔ وہاں لوگ جو ہے وہ، یہ تو میں نہیں کہہ رہا، یہ غالباً ایک انڈین فلم ہے ووٹ یا پتہ نہیں کیا، اس کے اندر وہ ووٹنگ مشین میں کوئی ڈالنا ہی نہیں چاہتا تھا، وہ آتا ہی نہیں تھا کوئی بندہ، وہ کہتے تھے ہم تو نیکسلائٹس کے ساتھ ہیں، جن کو ماوسٹ باغی یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہاں کے لوگ ان کو جو ہے اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ تو بھائی میرے، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک ہیلی کاپٹر بھی گرا تھا نا بھارت کے اندر، جس کے اندر بپن راوت جو ان کا کمانڈر ڈیفنس سروسز تھا، CDS، انیل چوہان سے پہلے، وہ مارا گیا تھا۔ تو وہ چھپایا کیوں گیا؟ اس کی انکوائری کیوں نہیں سامنے لائی گئی؟ وہ کیسے ہیلی کاپٹر گرا تھا؟ کیا کہیں نیکسلائٹس نے تو نہیں مار دیا تھا؟
بالکل سر. چلیں تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت نے جو کرتوت کیے ہیں ان کرتوتوں کا ان کو اب دوبارہ سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. ہماری آڈینس نے یقیناً بڑا یہ انجوائے کیا ہوگا ہماری اس فروٹفل کانورسیشن کو, بڑا سیکھنے کو بھی ملا ہوگا. ناظرین مجھے اجازت دیجیے, کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.